लॉकडाउन के चलते 150 दिन से बंद मेट्रो का परिचालन सितंबर से शुरू करने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो अनलॉक 4 के पहले पखवाड़े में मेट्रो को शुरू करने की मंजूरी दी जा सकती है, मगर यह छूट सशर्त होगी, यानी शुरुआत में सिर्फ सरकारी इमरजेंसी सेवा व कुछ अन्य श्रेणी के यात्रियों को ही यात्रा करने की छूट मिलेगी, जिससे मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ एकत्रित न हो। मेट्रो ने अपने परिचालन से जुड़े मानक संचालन प्रक्रिया भी पहले ही तैयार कर लिया है, जिसमें यात्रियों को यात्रा करने से पहले कई शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें यात्रियों के अंदर कोरोना के किसी भी तरह के लक्षण, सर्दी, जुकाम, बुखार ना हो। अगर हुआ तो उसे वापस लौटा दिया जाएगा। मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा। स्मार्ट कार्ड रखने वाले यात्री ही सफर कर पाएंगे, यानी टोकन नहीं मिलेगा। टोकन लेने वाले सभी काउंटर व टिकट वेंडिंग मशीन बंद रहेंगे। सूत्रों की माने तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को मेट्रो चलाने को लेकर जो प्रस्ताव भेजा है, उसके मुताबिक मेट्रो परिचालन के शुरुआती एक सप्ताह में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही यात्रा करने का मौका दिया जाए। उसके एक सप्ताह बाद उसकी समीक्षा की जाए। अगर सब ठीक चला तो उसे बाकी लोगों के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा। कोविड-19 महामारी के चलते दिल्ली मेट्रो का परिचालन 150 दिन से बंद है। इसके चलते मेट्रो को परिचालन से रोजाना होने वाले 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मेट्रो को अब तक कुल 150 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो चुका है। उसी का नतीजा है कि अब उसके पास जापानी कंपनी से लिए गए लोन चुकाने का भी पैसा नहीं है। मेट्रो ने अगस्त से अपने कर्मियों की सैलरी में मिलने वाले भत्ते भी 50% कम कर दिया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित होने वाला देश का पहला चुनाव है। राज्य इसके लिए अनुमानित 625 करोड़ रुपए का खर्चा करेगा। ये 2015 में अंतिम राज्य के चुनावों को आयोजित करने के लिए खर्च की गई राशि के दुगने से अधिक है। कुल राशि का 5वां हिस्सा मतदाताओं और मतदान कर्मियों के लिए बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए खर्च करने का अनुमान है। 2015 के चुनावों की तुलना में जब चुनाव पर लगभग 270 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, इस वर्ष के चुनावों के खर्चे में 131.48% की अनुमानित वृद्धि होगी। महामारी इसका बड़ा कारण है। राज्य सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों का खर्च 535 करोड़ रुपए था, जबकि लोकसभा चुनाव कराने का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। संबंधित राज्य विधानसभा चुनाव कराने के लिए विधेयक तैयार करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में पिछले 9 सालों के दौरान घटित अपराधों के तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए दावा किया कि अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है कि प्रदेश में अपराध न्यूनतम स्तर पर है। गृह विभाग के प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में घटित अपराधों के तुलनात्मक आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अपराध की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। डकैती के मामले में वर्ष 2016 के सापेक्ष 2020 में 74.50% और 2012 के सापेक्ष 74.67% की गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह इन्हीं वर्षों के आंकड़ों को देखें तो लूट के मामलों में क्रमशः 65.29% और 54.25% की गिरावट की गई है। हत्या के मामलों में क्रमशः 26.43% और 29.74% की कमी आई है। फिरौती के लिए अपराध के मामलों में वर्ष 2016 के सापेक्ष 2020 में 54.55% और 2012 के मुकाबले 64.29% की कमी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले किए। अब केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही परीक्षा होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। एनआरए केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। इससे करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से छुटकारा मिलेगा। इसकी शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होगी। बाद में अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल की जाएंगी। इस साल बजट में ही इस एजेंसी के गठन का ऐलान कर दिया गया था। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि एनआरए साल में 2 बार कॉमन सीईटी का आयोजन करेगी। अभी रेलवे भर्ती बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज किया जाएगा। इन परीक्षाओं में ग्रुप बी और सी के 1.25 लाख पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार बैठते हैं, लेकिन अभी उन्हें हर परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा भी अलग अलग देनी पड़ती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में सरकारी नौकरियों के लिए 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत सी परीक्षा देनी होती है,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अमेरिका में बेरोजगारी लाभ पाने वाले लोगों की संख्या में लगातार 2 सप्ताह गिरावट आने के बाद पिछले सप्ताह बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने वालों की संख्या फिर से 10 लाख के पार हो गई। अमेरिका के श्रम मंत्रालय के हालिया आंकड़ों से इसकी जानकारी मिली। मंत्रालय के द्वारा बृहस्पतिवार को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले सप्ताह 11 लाख लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया। लगातार 2 सप्ताह गिरावट आने के बाद इनकी संख्या बढ़ने से इस बात के संकेत मिलते हैं कि अभी भी कई नियोक्ता छटनी कर रहे हैं। नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि वायरस प्रकोप के 5 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अर्थव्यवस्था कमजोर है। यह स्थिति हाल ही में कुछ व्यवसायों के फिर से खुलने और कुछ क्षेत्रों जैसे कि आवास व विनिर्माण क्षेत्र में फिर से तेजी आने के बाद है। बेरोजगारी के दावे मार्च के बाद पहली बार पिछले सप्ताह 10 लाख से नीचे 9,71,000 पर आ गए थे। छटनी के शिकार बने अधिकांश लोगों का मानना है कि उन्हें स्थायी तौर पर नौकरी से निकाल दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।